नमस्कार, मेरा नाम जानवी है और अब हम पढ़ेंगे द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो कि हुमायूं कबीर ने लिखी है, उसका नेक्स्ट पैराग्राफ। और हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था और जिसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा, जाना, समझा। और अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका अर्थ जानेंगे। Today, whatever is Indian, whether it be an idea, a word, a form of art, a political institution, or a social custom, is a blend of many different strains and elements. In spite of this derivation from many sources and the consequent variety of forms and types, we find a remarkable unity of spirit in forming Indian culture throughout the ages. In fact, it is this underlying unity which is one of the most remarkable features of Indian culture. In volume and duration, no civilization, with the possible exception of the Chinese, can bear comparison with the civilization of India. The area of the land, the number of the people, the variety of the races, and the length of India's history are hardly repeated elsewhere. The vitality of Indian culture is equally amazing. In spite of 1,000 vicissitudes, it has survived to the modern day. This has been possible only on account of a sense of Indianness, which imposed unity on all diversity and wove into one fabric of national life and the many strands of different texture, color, quality which have already entered here. बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने यहाँ पे अपनी बात को हमारे हमारे सामने प्रस्तुत किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से। इससे पहले कि हम समझे, हम सबसे पहले शब्द अर्थ समझते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है, जो कि पक्का किसी को नहीं समझ में आया होगा अभी, उसका वो है विसिट्यूड। विसिट्यूड का मतलब होता है वेरिएशन, यानी चेंजेस, बदलाव। यानी कि किसी भी चीज को जो भी कहीं पे भी रखे, उसमें कोई बदलाव, उसके उसके या तो उसके भेदभाव में, उसके दिखने में, उसके रंग रूप में, किसी में भी कोई भी बदलाव या चेंज या कोई वेरिएशन, यानी उसका कुछ अलग चीज उससे निकला हो, तो उसका कहते हैं विसिट्यूड्स। और डाइवर्सिटी उससे काफी सिमिलर है, बट डाइवर्सिटी का मतलब हुआ वेराइटी, विविधता, अनलाइकनेस, यानी कि अलग अलग होना, मतलब एक से दूसरा अलग होना। हमें पता है भारत में बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार का संस्कृतियां हैं, यहाँ पे संस्कृति अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो उसमें डाइवर्सिटी है, यानी कि विविधता और वेराइटी है। तीसरा वर्ड हम देखेंगे, वाइटैलिटी। वाइटैलिटी का मतलब हुआ जीतवता, यानी कि बीइंग स्ट्रॉन्ग और एक्टिव, मतलब थोड़ा सा बहुत ही मतलब जीतवता हुआ, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब खिला हुआ। जैसे कि बहुत ही वाइट, अगर हम कहीं कोई चीज बहुत वाइटल है, यानी कि कोई चीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कोई चीज बहुत मजबूत है, और मजबूत सिर्फ फिजिकल नहीं, मजबूत मतलब कि किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा उसमें उसमें बहुत स्ट्रेंथ है, कोई भी, चाहे वो कोई बात हो, चाहे वो कोई चीज हो, कुछ भी हो, उसमें बहुत ज्यादा मजबूती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अम, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया वर्ड मीनिंग्स, और अब हम समझते हैं कि यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोलना चाहता है लेखक। Today, whatever is Indian, whether it be an idea, a word, a form of art, a political institution, or a social custom, is a blend of many different strains and elements. वो ये कह रहे हैं कि आज जो कुछ भी भारतीय है, चाहे वो एक विचार हो, यानी कि एक थॉट, एक आइडिया, एक शब्द हो, अ वर्ड, अ फॉर्म ऑफ आर्ट, यानी कि कला का एक रूप हो, या फिर एक राजनीतिक संस्थान हो, यानी कि एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, या फिर एक सोशल कस्टम हो, या तो कोई सामाजिक रीति रिवाज हो, वो सब अलग अलग उपभेदों और तत्वों का मिश्रण है। यानी कि एक बहुत अलग अलग स्ट्रेन्स और एलिमेंट्स, यानी अलग अलग रंग रूप, अलग अलग टाइप की, अलग अलग तत्वों के अलग अलग उपभेदों का एक मिश्रण है। जैसे कि कोई भी आइडिया वर्ड हो, वो अलग अलग, जैसे कि कोई, अगर हम किसी भी धर्म की बात करें, तो एक धर्म भी अलग अलग विचारों से बना है, अलग अलग आइडियाज से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग कलाओं से, अलग अलग चीजों से वो बना है। उनके भगवान, उनकी चीजें, हर चीज अलग अलग है, उनका मिश्रण हुआ है और एक धर्म बना है।
तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि कुछ भी भारतीय चीज है वो अलग अलग चीजों का एक मिश्रण है, एक अलग अलग उपभेदों और तत्वों का एक मिश्रण। In spite of this derivation from many sources and the consequent variety of forms and types, we find a remarkable unity of spirit informing Indian culture throughout the ages. यहाँ वो ये कह रहे हैं कि इसके बावजूद भले ही इतना अलग अलग उपभेदों और तत्वों से मिश्रण है, उसके बावजूद इस विपत्ति स्तरों और रूपों और प्रकारों की भावनाएं हमें भारतीय संस्कृति को युगों में सूचित करने वाली एक आत्मा की में एक उल्लेखनीय एकता है। मतलब कि एक इतनी सारी अलग अलग उपभेद हैं, इतने सारे अलग अलग तत्व हैं, इतने सारे अलग अलग टाइप के प्रकार के लोग और चीजें और भाव और कलाएं और विचार हैं, लेकिन उसके बावजूद एक उल्लेखनीय एकता है भारत में। भारत की हर भावनाओं में, हर चीज में एकता है, जो कि भारत की संस्कृति में there is a unity that informs our culture। यानी कि भारत की संस्कृति में एक एकता है जो हमें इन सब उपभेदों तत्वों से दिखती है, उनके पीछे हमें दिखाई देती है कि भले ही कितने ही अलग अलग क्यों ना हो, कितने ही अलग अलग प्रकार के, कितने ही अलग अलग तत्वों से क्यों ना बने हो, इन सब में एक एकता है जो झलकती है, एक एकता दिखती है। In fact, it is this underlying unity which is one of the most remarkable features of Indian culture। यानी कि ये यानी कि हमें ये समझना चाहिए कि वास्तव में यह एकता को रेखांकित करता है जो कि भारतीय संस्कृति की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है। यानी कि वास्तव में जो एकता है वही भारतीय संस्कृति की सबसे अच्छी विशेषता है, सबसे अच्छा फीचर है। In volume and duration, no civilization, with the possible exception of the Chinese, can bear comparison with the civilization of India. The area of the land, the number of the people, the variety of the races, and the length of India's history are hardly repeated elsewhere। यहाँ वे ये कह रहे हैं कि बस चीन को छोड़ के, चाइना को छोड़ के हमें ये दिखता है कि मात्रा और अवधि, वॉल्यूम और ड्यूरेशन, यानी कि कितना ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा जो हमारी संस्कृति है वो इतनी ज्यादा, उसमें इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे विचारों से बनी है, इतने सारे तत्वों से बनी है, तो उसके वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे हुआ मात्रा, कितनी ज्यादा है, तो इतनी मात्रा के बावजूद और इतना अवधि, यानी इतने बड़ा ड्यूरेशन, कितने टाइम से इंडिया का कल्चर चलते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है, बदलते आ रहा है, इतने लंबे समय का और इतना ज्यादा जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति, उस वॉल्यूम और ड्यूरेशन में कोई भी सभ्यता चीन को छोड़ के, चीन के संभावित अपवाद के साथ, मतलब कि चीन को हटाओ, चीन को बस एक, चीन ही एक एक्सेप्शन है, यानी कि बस वही एक अपवाद है, उसको छोड़ के कोई भी भारत की सभ्यता के साथ किसी भी सभ्यता की तुलना नहीं हो सकती। मतलब कि चीन को छोड़ के मात्रा और अवधि में, संस्कृति की मात्रा, वॉल्यूम और अवधि, ड्यूरेशन में भारत की तुलना किसी भी जगह से नहीं कर सकती चीन को छोड़ के। क्यों? क्योंकि देश की भूमि, लोगों की संख्या, जाति की विविधता और भारत के इतिहास की लंबाई शायद ही कहीं और दोहराई जा सकती है। यानी कि द एरिया ऑफ द लैंड, यानी कि देश की भूमि, उसका एरिया, द नंबर ऑफ पीपल, देश में कितने लोग हैं, वेराइटी ऑफ द रेसेस, यानी कि जातियों की विविधता, कितने प्रकार की जातियां, कितने धर्म, और भारत की जो इतिहास है, इंडिया हिस्ट्री, ये किसी और से कहीं कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसकी लंबाई, इसकी जीतवता, वाइटैलिटी कहीं नहीं दोहराई जा सकती, क्योंकि वे शायद ही कहीं भारत की जैसे कहीं मिले। तो यही वही बता रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि लेखक को अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम है, वह उसके बारे में उनकी विशेषताएं बता रहे हैं कि कैसे भारत की जो सभ्यता है, भारत की संस्कृति है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग और मजबूत है, इतनी जीतवता है उसमें, इतनी वाइटैलिटी है कि शायद ही किसी और देश से उसकी तुलना की जा सके। भारतीय संस्कृति की जीतवता उतनी ही अद्भुत है, और मतलब कि भारत की संस्कृति, जो भारत इंडियन कल्चर की वाइटैलिटी उतनी ही अद्भुत, उतनी ही
भारत की संस्कृति उतनी ही अद्भुत है। इन स्पाइट ऑफ 1000 vicissitudes, it has survived to the modern city। मतलब कि विसिट्यूड का मतलब हमने पढ़ा था कि वेरिएशन चेंजेस, तो यहीं पे बात हो रही है कि भले ही संस्कृति, भारत की संस्कृति में बहुत बदलाव आए, बहुत वेरिएशंस आए हों, बहुत ही ज्यादा विसंगतियां, इसको बोलते हैं विसिट्यूड को हिंदी में, कि 1000 विसंगतियों में, 1000 का मतलब एकदम 1000 नहीं, नंबर के हिसाब से 1000 का यहाँ मतलब है बहुत सारी, मतलब अनगिनत, एक अनगिनत बदलावों में, अनगिनत विसंगतियों के बावजूद ये इंडिया की जो संस्कृति है, जो उसकी सभ्यता है, वो बहुत ही अद्भुत है। और ये और ये आधुनिक दिन तक बचा आ रहा है, मतलब कि इट हैज सर्वाइव टू द मॉडर्न डे, मतलब आज के दिन तक इतनी बदलाव आए भारत की संस्कृति और सभ्यता में, लेकिन आज के दिन तक भारत की संस्कृति और सभ्यता जीती जागती जीती जागता एक प्रेरणा चीज है, जिससे हम प्रेरणा ले सके, वो जीता जागता एग्जाम्पल है, एक बहुत ही वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है, और ये अभी भी बचा हुआ है। यह केवल भारतीय ओके सो हम इसके आगे पढ़ते हैं। दिस हैज बीन पॉसिबल ओनली ऑन अकाउंट ऑफ अ सेंस ऑफ इंडियननेस व्हिच imposed unity on all diversity and wove into one fabric of national life the many strands of different structure, culture and quality which have entered here। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने बहुत ही अच्छी इंग्लिश का इस्तेमाल करके उन्होंने यहाँ पे समझाई है अपनी बात। पहला पार्ट समझते हैं। दिस हैज बीन पॉसिबल ओनली ऑन अकाउंट ऑफ अ सेंस ऑफ इंडियननेस व्हिच इम्पोज्ड यूनिटी ऑन ऑल डाइवर्सिटी। पहले यहाँ तक का मतलब समझे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट समझेंगे। इसका मतलब ये है कि ये क्यों संभव हुआ है, इतना मतलब इतना टाइम में इतने इतने बदलावों, इतने विसंगतियों के बाद भी इतने इतने उपभेदों और तत्वों के मिश्रण जो है, उसके बावजूद, इतने अलग अलग चीजों के बावजूद, इतने अलग अलग फॉर्म्स एंड टाइप्स के बावजूद भारत की संस्कृति अभी तक जिंदा है और अभी तक चलती आ रही है। क्यों? तो वो यहाँ बता रहे हैं कि ये इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि भारत में एक भारतीयता की भावना है। भारतीयता की भावना के कारण ही यह संभव हुआ है, क्योंकि ये जो भारतीयता की भावना है, इस भावना ने एकता एकता जागी है लोगों में। भले ही कितनी ही विविधता क्यों ना हो, भारतीयता ने एकता थोपी है इन विविधताओं में। मतलब कि जो डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग जो अलग अलग वैरायटी है, जो अलग अलग टाइप के लोग हैं, उन पे भारतीयता की जो भावना है, उसमें एक एकता जगवाई है, एक एकता थोपी है भारतीयता ने अलग अलग प्रकारों की लोगों में, एक लोगों चीजों में, इन सब चीजों में। तो इसीलिए इन भारतीयता की भावना ने एक एकता थोपी है भारतीय लोगों में, भारतीय चीजों में। इसलिए इन विविधताओं में भी एक एकता झलक रही है, जो कि भारतीयता की भावना ने भारतीयता की भावना ने जागी है, उसी से जागी है। अब इसके आगे क्या बोल रहे हैं कि which has imposed unity on all diversity and wove into one fabric of national life the many strands of different culture, texture, color and quality which have already entered here। यहाँ वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जीवन की एक ताने बाने में बुना है, जिसकी विभिन्न बनावट, रंग, गुणवत्ता, इन कई किस्में हैं जो ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो यूनिटी है, जो एकता है, वो भारतीयता की भावना ने एकता को इम्पोज किया है डाइवर्सिटी पे, विविधता पे, और उन्होंने एक ताने बाने में बुना है, इस पूरी डाइवर्सिटी में उन्होंने ये एकता बुनी है। क्योंकि अलग अलग जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के रंग, रूप, बनावट, गुणवत्ता, ये अलग अलग धागे हैं जिसको एक तरीके से ताने बाने में बुना है। मतलब कि जो अलग 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 रंग, जाति, धर्म, ये सब अलग अलग धागे हैं जो कि एक भारत के कपड़े में बनते हैं। अलग अलग धागे, रंग, गुणवत्ता, बनावट, दिखने में जातियां, अलग अलग उपभेदों, तत्व, ये सब अलग अलग चीजें एक फैब्रिक में, यानी कि एक ताने बाने
एक चीज में वो बुने हैं, मतलब कि एक कपड़े में इस एकता की भावना जो है, जो कि भारतीयता की भावना से निकलती है, उस एकता की भावना में ही ये सब तान बुने हुए हैं। ये सब अलग अलग विसंगतियां, ये सब अलग अलग विविधता उसी एक कपड़े में बुनी है, जो कि भारत का कपड़ा है। अलग अलग धागे एक भारत के कपड़े को बनाता है। अलग अलग टाइप की विसंगतियां, अलग अलग टाइप के लोग एक भारत के कपड़े को बनाते हैं। यहाँ पे ये सेकंड पैराग्राफ खत्म होता है। तो ये सेकंड पैराग्राफ में क्या बेसिकली लेखक कह रहे हैं कि भले ही सभ्यता कितनी ही क्यों बड़ी ना हो, कितनी ही उसमें विसंगतियां, कितने ही चेंजेस क्यों ना आए, वे फिर भी एक साथ जुटे हैं, एकदम एक दूसरे से जुड़े हैं। एक भारत की एकता है, जो कि भारतीयता की भावना से जागती है, जो कि सब अलग अलग डाइवर्सिटी में अलग अलग रंग रूप पे यही एकता थोपी गई है, और ये एकता इंडिया को एकजुट करके रखती है। ये बात कह रहे हैं इसमें लेखक। अब हम चलते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। The ancient world threw up fine flowers of civilization in many lands. With the exception of India and China, they are all dead and gone. It is only in India and to some extent in China that the old civilization and culture have grown and changed, but never grown or changed at the expense of an underlying unity. This has been possible only through the capacity of readjustment exhibited by the Indian society. यहाँ क्या कह रहे हैं लेखक, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पे भी अपनी बात को दर्शाया है, बताई है कि सबसे पहले वर्ड मीनिंग यहाँ जान ले। सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता ही हुआ, और एक्सेप्शन का मतलब कि उसको छोड़कर, और एग्जिबिटेड का यहाँ मतलब हुआ कि निखाली गई, मतलब दिखाई गई, मतलब कि जो 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 क्षमता जो है वह पुनः पुनः उत्पीड़न की क्षमता जो दिखाई गई है वो। अब यहाँ हम समझते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। प्राचीन दुनिया में द एंशिएंट वर्ल्ड थ्रू अप फाइन फ्लावर्स ऑफ सिविलाइजेशन इन मेनी लैंड्स, मतलब कि प्राचीन दुनिया में कई देशों ने सभ्यता के अच्छे फूलों को फेंका है। यहाँ वो कह रहे हैं कि उन्होंने सभ्यता के नाम पे बहुत बहुत बातें करी हैं, बहुत चीजें करी हैं, बहुत सारी उन्होंने प्रक्रियाओं का पालन किया है। काफी सारे देशों ने अपना सभ्यता के नाम पे बहुत कुछ किया है, लेकिन ये सारी सभ्यता भारत और चीन के अपवाद, यानी भारत विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया एंड चाइना, मतलब भारत और चीन को छोड़कर इनके अलावा ये सारी सभ्यता जो बाकी सारे देशों से निकलते हैं, दिखते हैं, ये सब मर चुके हैं और चले गए हैं और पुराने हो गए, क्योंकि इन्होंने ये जो प्राचीन दुनिया है, इन्होंने काफी अच्छे अच्छे फूल फेंके, काफी सभ्यता के बारे में बात करी, उसकी बहुत ही बढ़ा चढ़ा के उसकी चीजें करी, दिखाई, लेकिन ये सब एक दिखावा था। ये सब एक दिखावा था, क्योंकि भारत और चाइना को छोड़कर ये सब चले गए। भारत और चाइना ही है जो कि जिनकी सभ्यता टिकी रही, बाकी सारी सभ्यता चली गई, वे मर चुके थे और चले गए। अब क्या कह रहे हैं ये, it is only in India and to some extent in China that the old civilization and culture have grown and changed, but never grown or changed at the expense of an underlying unity. यहाँ इसका मतलब ये है कि केवल भारत और चीन में ही कुछ हद तक पुरानी सभ्यता और संस्कृति बढ़ी गई है और बदली गई, लेकिन कभी एक रेखांकित एकता की कीमत पे नहीं बढ़ी और बदली है। मतलब कि भले ही, मतलब कि इंडिया और चाइना को छोड़ के सारी सभ्यता आई और गई, मरी और निकली, लेकिन भारत और चीन की ही सभ्यता और संस्कृति है जो कि कुछ हद तक पुरानी सभ्यता बढ़ती रही और संस्कृति भी बढ़ती रही और बदली भी गई, बढ़ी भी और बदली भी, लेकिन एकता की कीमत पे कभी नहीं। मतलब कि एकता जो है वो टिकी रही, भले ही ये बढ़ी बदली जो भी हुआ, एकता हमेशा जुटी रही, एकता हमेशा बनी रही। तब उन सब में, यहाँ पे मैंने लिखा है अगर आप देखें तो, कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैज अंडरगॉन चेंज एंड एक्सपैंडेड बट यूनिटी रिमेन्स अनडिटर्ड। मतलब कि कल्चर और सिविलाइजेशन ये चेंज होते गए, सभ्यता ये सब बदलती गई, लेकिन जो यूनिटी थी, जो एकता थी, वो टिकी रही, वो हिली नहीं वहां से। उसी एकता की वजह से ये आज तक लेखक कहना चाहते हैं कि चाइना और इंडिया में, स्पेशली इंडिया में एकदम
सभ्यता और संस्कृति बनी रही, बदलती गई, बदली गई, लेकिन बनी रही। This has been possible only through the capacity of readjustment exhibited by the Indian society. ये पूरी प्रक्रिया ये क्यों संभव हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारतीय समाज के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली पुनः उत्पीड़न की क्षमता से ही संभव हुआ। मतलब कि जो भारत में जो बदलाव की क्षमता है, मतलब कि जो भारत ने जो जो भारत ने दिखाया है कि हाँ, बदलाव की क्षमता है भारत में, सिर्फ उसी क्षमता के कारण भारत की जो संस्कृति है वो अभी तक चलती आ रही है। इसीलिए क्योंकि और किसी देश ने और कोई देश संस्कृति को एकजुट नहीं रख पाया, किसी भी संस्कृति या सभ्यता को एकजुट नहीं रख पाया, लेकिन भारत और चीन में सभ्यता और संस्कृति बढ़ती आई, चली आई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हीं देशों ने बदलाव की क्षमता दिखाई। ये दिखाया कि हाँ, हम अपनी सभ्यता में बदलाव कर सकते हैं, उसको और अच्छा बना सकते हैं और उसको निखार सकते हैं। उसमें हम उसको हम और खींच के और उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें और बदलाव ला सकते हैं और उसको और अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए वे संभव हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये दोनों पैराग्राफ्स आपको समझ आ गए होंगे। अब हम थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं इन अभी तक का जब हमने पढ़ा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ, इसके ऊपर थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं। पहला है ट्रू एंड फॉल्स। द वाइटैलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज़ नॉट अमेजिंग। बिल्कुल गलत। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ही इस लेखक ने कही है कि द वाइटैलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज़ अमेजिंग, यानी कि भारत की जीतवता भारत की संस्कृति की जीतवता बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इसका फर्स्ट का आंसर हुआ फॉल्स। सेकंड, द एंशिएंट वर्ल्ड थ्रू अ फाइन फ्लावर्स ऑफ सिविलाइजेशन इन मेनी लैंड्स। ये तो हमने अभी-अभी पढ़ा कि जो प्राचीन दुनिया है उनमें कई देशों की सभ्यता ने अच्छे-अच्छे फूल फेंके, अच्छा-अच्छा दिखावा और बनावटी सभ्यता को सामने दिखाया दुनिया के सामने। लेकिन वे कोई असली में सभ्यता नहीं थी, क्योंकि वो सब मर गए और चले गए। वो पूरी सभ्यता मर गई और चली गई। वो सभ्यता कभी टिकी नहीं रही, कभी एकजुट नहीं रही। तो सेकंड का आंसर है ट्रू। थर्ड, the old civilization and culture had grown up and changed only in Japan. जापान की तो यहाँ बात ही नहीं हुई। ये बात हुई है चाइना और इंडिया की। तो इसलिए थर्ड का आंसर है फॉल्स। द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन अप एंड चेंज्ड इन इंडिया एंड चाइना एंड नॉट इन जापान। जापान तो ऊपर वाले की ही कैटेगरी में आता है, उसी रैंक में आता है, उसी श्रेणी में आता है, जो कि दिखावटी बनावटी सिविलाइजेशन सभ्यता को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन असली में वो सभ्यता मर चुकी होती है, चली जाती है। तो थर्ड का आंसर है फॉल्स, क्योंकि वो सिर्फ भारत और चीन में ही है जहां सभ्यता और संस्कृति बड़ी है और बदली है। फोर्थ, द आर्यंस वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड। ट्रू। भले ही बाद में पता चला कि आर्य आक्रमणकारी सबसे पहले नहीं थे, उससे पहले भी आक्रमणकारी आए थे जिन्होंने भारत में ऑलरेडी अपनी सभ्यता को स्थापित किया था। लेकिन सबसे पहले माना तो यही जाता था कि आर्य सबसे पहले आक्रमणकारी थे, लेकिन बाद में पता चला कि वे नहीं थे। तो यहाँ आंसर होगा आपका ट्रू। लेकिन एग्जाम में अगर ये पूछा जाएगा तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि हाँ, ये सही बात है, ट्रू है कि आर्यंस को सबसे पहला आक्रमणकारी माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि वे पहले आक्रमणकारी नहीं थे, उनसे पहले भी कुछ लोग आए थे। फिफ्थ करते हैं, गिव द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट है मॉडर्न। मॉडर्न का क्या मतलब हुआ? नया, प्राच्य, और उसका उल्टा क्या हुआ? ओल्ड, यानी प्राचीन। सेकंड का, एक मिनट, यहाँ हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी और इन्हीं वर्ड्स, यही वर्ड्स इन सारे पैराग्राफ्स में आपको दिखेंगे। इसलिए अगर आप ये कहानी अच्छे से पढ़ेंगे या अगर आप ये गद्य अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इनका जवाब मालूम होगा। सेकंड, कॉन्कर। कॉन्कर यानी विजय, यानी जीतना। इसका क्या हुआ ऑपोजिट? इसका ऑपोजिट हुआ लूज, यानी कि हारना। कॉन्कर मतलब जीतना, लूज यानी हारना।
थर्ड यूनिटी यानी कि एकता। अब एकता का क्या मतलब हुआ, एकता का क्या ऑपोजिट हुआ, डिसयूनिटी यानी डिविजन, यानी कि एकता बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल भी एकता जहां नहीं है उसको हम कहेंगे डिसयूनिटी, डिविजन। फोर्थ पॉसिबल, पॉसिबल यानी संभव, उसका क्या ऑपोजिट हुआ, असंभव यानी कि इम्पॉसिबल। फिफ्थ का आंसर है, फिफ्थ का क्या है, डेड, डेड यानी मरा हुआ, उसका क्या होगा ऑपोजिट, जिंदा यानी कि अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। हु हैज डिलीवर्ड द स्पीच द इंडियन यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर? सबसे आसान प्रश्न, इसका जवाब हुआ जो लेखक है जिनका नाम है हुमायूं कबीर, श्री हुमायूं कबीर। सेकंड, how were the Indians regarded, how were the Aryans regarded until recently? यानी कि अभी तक क्या माना जाता था आर्य के बारे में, आर्य के बारे में ये माना जाता था कि वे सबसे पहले आक्रमणकारी थे भारत के, यानी कि they were the earliest invaders of land. Third, how did the pre-Aryans build up a new civilization? इसका क्या जवाब हुआ, वही चीज जो कि हमने सबसे पहले पैराग्राफ में पढ़ी थी कि उन्होंने स्थिर स्थिर लोगों को हटाया और नए लोगों का संलयन किया, यानी कि पुराने लोगों को हटाया और आक्रमण करके खुद अपना राज्य स्थापित किया। तो डिस्प्लेस द स्टिल पीपल एंड इन्फ्यूज्ड ओल्ड विद द न्यू। इन्फ्यूज का मतलब मैंने बताया था संलयन, यानी कि पुराने को हटा के नया ले आना। इन्फ्यूज का मतलब ये होता है कि किसी चीज को हटा के दूसरी चीज लेके आना। तो यहाँ भी यही किया है। तो आर्यंस ने यही ऐसे ही सिविलाइजेशन अपनी बिल्डअप करी थी, ऐसे ही अपना सभ्यता को स्थापित किया था। आर्यंस ने भी और प्री आर्यंस ने भी, जो उनके पहले थे, सबने यही प्रक्रिया को फॉलो किया था। फोर्थ, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर? ये तो सबसे पहले हमने सेकंड पैराग्राफ में ही ये पढ़ा था, जिसका क्या आंसर है, एकता। एकता ही है जो कि सबसे उल्लेखनीय विशेषता है भारत की संस्कृति। ये उन्होंने बहुत बार मेंशन किया है पूरे गद्य में। फिफ्थ, वेयर हैज ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज? कहाँ कहाँ सिविलाइजेशन और कल्चर बढ़ा और बदला? हमने पढ़ा इसी लास्ट पैराग्राफ में कि बहुत बनावटी सभ्यता बहुत देशों ने प्रस्तुत करी थी, लेकिन वो सब मर के चली गई। लेकिन दो जगह थी जो कि जहां पे सभ्यता बढ़ी और चेंज हुई। वो कौन सी दो जगहें हैं? वो है भारत और चीन। और चाइना में भी कुछ ही हद तक, सबसे ज्यादा भारत में और चाइना में भी, लेकिन कुछ ही हद तक। तो इसका जवाब हुआ इंडिया एंड चाइना टू सम एक्सटेंट, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। चलिए, तो अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा और जाना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा।